नमस्या। और लास्ट लेक्चर तक हमने 10th का कुछ बेसिक्स पढ़ा था। इसमें हमने आयंस को पढ़ा था। आई होप आपने उसको लर्न कर लिया होगा। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आपने डेली लाइफ में देखा होगा, जैसे कि कैंडल है, कैंडल बर्न होती है तो आपने देखा होगा कुछ गैस इवॉल्व होती है, CO2 निकलती है उसमें से, हम रेस्पिरेशन करते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। खाने को हम पकाते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। आपने ग्रेप्स को देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, हम घर में ग्रेप्स लाते हैं तो वो रखे रखे क्या हो जाते हैं, वो सड़ जाते हैं। ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन है जो हम हमारी डेली लाइफ में देखते रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड कुछ केमिकल रिएक्शन की स्टडी हम और करते हैं। जैसे एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। केमिकल रिएक्शन में आपको फर्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए देखना है कि आपने लिया एक टेस्ट ट्यूब और एक ये दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया। पहले टेस्ट ट्यूब में आपने फिल किया लीड नाइट्रेट और दूसरे में आपने फिल किया पोटेशियम आयोडाइड। यदि आपको लर्न होंगे आयन तो आप ट्राई करिए इनके नेम लिखने के लिए। ठीक है, अच्छा एक केमिकल रिएक्शन मैं आपको लिखकर भी बताती हूँ, और कंपाउंड यदि वर्ड फॉर्म में है तो उसे आयन के फॉर्म में कैसे लिखना है ये भी हम देखते हैं। ठीक है, उसके बाद से मैं वर्ड फॉर्म में लिखूंगी, फिर आप लोग खुद ही उसे फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लीड नाइट्रेट, देखिए किसी भी, जैसे यदि आपको लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए मैं बताती हूँ। ये लीड है और ये नाइट्रेट है। नाइट्रेट आयन आपने पढ़ा हुआ है NO3 माइनस सिंगल माइनस आयन होता है, और लीड जो होता है ये हम Pb को बोलते हैं। तो जनरली लीड जो होते हैं वो Pb2+ को हम लीड बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है। हमेशा ऐसा ही होता है कि पॉजिटिव आयन का नेम फर्स्ट में लिखा जाता है और उसके बाद नेगेटिव आयन का नेम लिखा जाता है, और लीड के बाद लीड आयन जो होता है उसको नहीं लिखते हैं, बस ऐसा ही लिखते हैं लीड नाइट्रेट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके ऊपर चार्जेस भी हैं, इसका चार्ज को इसके नीचे लिखते हैं और इसके चार्ज को इसके फुट में यहाँ पर लिखते हैं। तो यदि इसको इसके फुट में ले आएंगे आप, देखिए Pb है, ऐसे ये लाइफ में आपने पढ़ा Pb है, इसके फुट में यदि 1 को लिखना है तो कभी भी ध्यान रखना -1 हो +1 हो, कितना भी चार्ज हो, यदि वो 1 है तो उसको कभी भी नहीं लिखते, और यदि सेम चार्ज होते हैं तो इसको भी नहीं लिखते हैं। जैसे Zn2 + SO4 2- मीन्स जिंक आयन और सल्फेट आयन, दोनों में 2 - 2+ चार्ज है, तो ये सेम चार्जेस है, तो ये सेम चार्जेस को नहीं लिखते हैं। फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली ZnSO4, ना इसको इसके फुट में लिखना है ना इसको इसके फुट में लिखना है। ऐसे ही इसमें भी होगा कि ये जो लेड है, लेड के फुट में 1 को कभी नहीं लिखते हैं, 1 को कभी नहीं लिखते, तो 1 है तो इसलिए इसको तो लिखेंगे नहीं। फिर NO3 आ जाएगा। इस NO3 के ये पूरा एक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इस पूरे आयन के फुट में ये 2+ आएगा। तो प्लस माइनस को नहीं लिखते हैं, केवल नंबर को लिखते हैं। यदि यहाँ 2- भी होता तो आप 2- लिखते, जैसे यदि यहाँ पर 2- होता तो आप इसके फुट में 2- नहीं लिखते, सिर्फ आप 2 लिखते। तो PbNO3 टेकन ट्वाइस, ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला PbNO3 टेकन ट्वाइस। अब पोटेशियम आयोडाइड है, इसका फॉर्मूला आप ट्राई करिए कि पहले आप खुद से लिख कर देखिए, वैसे मैं बता रही हूँ। पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम मीन्स होता है, आपको पता है K+, लर्न कर लिया, और आयोडाइड मीन्स होता है I-। तो अब इसको इसके फुट में लिखना है, मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ I-। अब इसको इसके फुट में लिखना है और इसको इसके फुट में लिखना है। ठीक है, तो दोनों 1 है तो वैसे भी नहीं लिखेंगे, और सेम चार्ज है फिर तो बात ही नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Ki। तो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, Ki। यदि मैं इसकी रिएक्शन लेड नाइट्राइड की रिएक्शन Ki से कराती हूँ, ये जो दोनों सॉल्यूशन हमने इसके अंदर लिए थे ये दोनों कलरलेस थे, जैसे वाटर दिखता है ना वैसे कलरलेस थे दोनों सॉल्यूशन, ये भी
और ये भी। जैसे आपने इनको मिक्स किया तो उसके बाद यदि इस टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन को आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे तो तुरंत ही ऐसा येलो कलर का पीपीटी आ जाता है। देखिए पीपीटी एक नया वर्ड है आपके लिए जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब 3 टाइप लिक्विड के 3 स्टेट आपने ऐसे पढ़े होंगे कि एक को हम कोलाइड बोलते हैं, एक को हम लिक्विड बोलते हैं और एक सस्पेंशन होता है। तो ये थोड़ा कुछ सस्पेंशन जैसा ही होता है। एक तो क्लियर सॉल्यूशन होता है जिसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। इसको बहुत मैं इजी वे में समझाती हूँ। देखिए जैसे आपने शुगर का सॉल्यूशन लिया, वो क्लियर सॉल्यूशन है, ठीक है। आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, वो क्लियर सॉल्यूशन है। लेकिन यदि जैसे वाटर होता है ना, या वाटर में आप थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी यदि इंक को आप डाल देंगे तो आपको वो क्लियर दिखता है, तो वो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और दूसरा 9th में आपने पढ़ा होगा वैसे, एक होता है सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। एक होता है कोलाइडियल, जैसे गम, जिलेटिन, स्टार्च, कोलाइडल सॉल्यूशन। और थर्ड जो होता है सस्पेंशन, जैसे मड वाटर है। अभी यहाँ पर मैं बात कर रही थी कि प्रेसिपिटेशन वो थोड़ा सा सस्पेंशन टाइप से होता है। तो प्रेसिपिटेशन कैसी स्टेट है, आपने कर्ड देखा होगा, कर्ड, मिल्क से जो कर्ड बनता है वो कर्ड देखा है ना, सेम वैसे ही उसमें क्या होता है, थोड़ा लिक्विड भी होता है और थोड़े थिक पार्टिकल भी होते हैं। तो सेम वैसी ही प्रेसिपिटेशन की स्टेट होती है। आप सिर्फ स्टेट से मतलब रखिए, पीपीटी या प्रेसिपिटेशन कहीं भी दिया हुआ है तो आपको कर्ड लाइक स्टेट को आपको इमेजिन करना है। तो तुरंत ही यहाँ पर कौन से कलर का पीपीटी बनेगा, येलो कलर का यहाँ पर पीपीटी फॉर्म हो जाएगा। तो इसकी रिएक्शन, अब ये तो फॉर्म हो गया पीपीटी। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन देखते हैं कि यदि लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिक्स हुआ तो उसने यहाँ पर येलो पीपीटी फॉर्म किया है। और वो येलो पीपीटी किसका है, कैसी रिएक्शन हुई होगी, तो एक रिएक्शन मैं आपको करके बताती हूँ। इसके बाद आप खुद भी रिएक्शन कर पाएंगे, पर शर्त ये है कि आपने इसके पहले वाले लेक्चर में यदि आयन को लर्न किया है तो ही विथ चार्ज। अब देखिए यहाँ पर Pb नाइट्रेट, यानी ये जो आयन है ये आपको पता है Pb पर 2+ चार्ज है और NO3 पर 2- चार्ज है। यहाँ पर K पर प्लस चार्ज है और I पर सिंगल माइनस चार्ज है। देखिए होता क्या है कि इसका प्लस चार्ज, सेम चार्ज अट्रैक्ट होते हैं क्या, नहीं, वो तो रिपेल होते हैं। तो यदि इस सॉल्यूशन को इस सॉल्यूशन के अंदर आपने मिलाया है और यदि ये केमिस्ट्री रखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सॉल्यूशन को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मिक्स कर दें तो ये जरूरी नहीं है कि रिएक्शन हो। यदि इसके साथ केमिस्ट्री बनती है, आपने 9th में पढ़ा होगा, आपको पता होगा, और नहीं तो हम नेक्स्ट बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कौन से केमिकल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। तो प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज, यहाँ पर तो ये रिएक्ट कर रहे हैं, इनकी केमिस्ट्री बनती है। तो ये जो पीबी है ये के प्लस के साथ रिएक्ट होगा, इसके बिल्कुल भी नहीं रिएक्ट होगा। ये किसके साथ रिएक्ट होगा, इसके माइनस के साथ। तो ये Pb2+ जब इस I- के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, Pb2+, और यहाँ पर इसका क्या है I-। अब देखिए ये चार्ज है तो इनको तो ऐसे लिखते नहीं है, इसके चार्ज को इसके नीचे और इसके चार्ज को इसके नीचे लिखते हैं। अब आप मुझे बताइए फॉर्मूला क्या बना होगा, Pbi2 बना होगा। यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन गया, Pbi2 मीन्स जो ये येलो पीपीटी यहाँ पर बन रहा है, ये किसका बन रहा है येलो पीपीटी, लेड आयोडाइड का। इसका नेम भी आपको आप खुद ही लिख पाएंगे। देखिए इसका क्या होता है लेड और इसका क्या होता है आयोडाइड, तो यहाँ पर इसका नेम क्या हो जाएगा, लीड या लेड आयोडाइड। नेक्स्ट जो कंपाउंड बच जाते हैं वो बाय प्रोडक्ट होते हैं। अभी हम केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन लिखना सीखेंगे तब बाय प्रोडक्ट में बताऊंगी। तो ये अब क्या बचा यहाँ पर, ये NO3 2- है और ये इसका प्लस, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे यहाँ पर, KNO3 बनाएंगे। कैसे KNO3 बना, देखिए इसका भी, सॉरी मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है, यहाँ पर 1 है, आई एम वेरी वेरी सॉरी, यहाँ पर माइनस चार्ज है NO3 पर। तो इसका भी NO3 का भी क्या होता है, NO3- और यहाँ पर क्या हो जाएगा K+। तो दोनों सेम चार्ज है और 1 भी है तो हम नहीं लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने इसको सीधे क्या लिखा, KNO3। अब इस KNO3 का नेम क्या होता है, इसको आप बोलते हैं पोटेशियम और इसको बोलते हैं नाइट्राइट। तो ये क्या हो जाएगा
पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन में आपने केमिकल चेंज में क्या केमिकल चेंज ऑब्जर्व किया, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है कि यदि केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है तो उसमें स्टेट भी चेंज हो सकती है, मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है, मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। ये आप मैटर स्टेट चेंज हो सकती है, ये आप क्या काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, इस एक्टिविटी को, इस इक्वेशन को, और उसके नीचे कंक्लूजन आप ये लिखेंगे कि मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। ये दोनों क्लियर सॉल्यूशन थे, जैसे इनको मिक्स किया क्लियर सॉल्यूशन समझते हैं, जैसा वाटर दिख रहा था वैसे ये दिख रहे थे क्लियर। जैसे आपने इन दोनों को मिक्स किया तो तुरंत क्या मिला हमें, येलो पीपीटी मिला। क्या क्या रिएक्ट किए, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेंगे, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके प्लस के साथ रिएक्ट करता है, ऐसे रिएक्शन परफॉर्म होती है। यहाँ पर ये एक्टिविटी हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद सेकेंड एक्टिविटी हम करते हैं, इसमें आपको क्या करना है कि एक मैग्नीशियम का रिबन लेना है। मैग्नीशियम एक मेटल, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है मैग्नीशियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। हमको इसका काम नहीं है, पर मैग्नीशियम एक क्या होती है, मेटल। मेटल का रिबन लेना है, जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल होती है ना, वैसे इसका भी आपको क्या लेना है, एक रिबन लेना है। इसको आपने क्या किया, बर्न किया, इसको आपने क्या किया, बर्न। ये रिबन था, इस रिबन को आपने बर्न किया। ठीक है, यहां से इसको इग्निटेट किया, किसी चीज को जलाते हैं ना, ऐसे इसको जलाए। तो जैसे आप जलाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ऐश देखे ना आपने राख, वैसे ये राख में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक प्लेट होती है, ठीक है, जिसको वॉच ग्लास बोलते हैं। तो वॉच ग्लास पर आपने यहाँ पर क्या ले लिया, इसकी ऐश को ले लिया, ये इसकी ऐश रखी हुई है इस वॉच ग्लास में। ठीक है, आप इसमें यहाँ पर रिएक्शन क्या हुई होगी, आप खुद ही बताइए। ये मैग्नीशियम थी, मैग्नीशियम रिबन था, इसने कोई भी सब्सटेंस यदि बर्न हो रहा है तो वो किसकी प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, ये तो आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग कॉज होती है। बर्निंग कॉज होती है का मीनिंग ये है कि उस सब्सटेंस के साथ खुद O2 रिएक्ट करती है, मतलब Mg के साथ किसने रिएक्ट किया, O2 ने, और ये जो ऐश आपको मिल रही है कन्वर्ट होके, वो क्या है, वो MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको आप क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपने यहाँ पर क्या लिया, मैग्नीशियम, और इसकी रिएक्शन, क्योंकि आप इसको बर्न कर रहे हैं, मींस इसका कंबशन करवा रहे हैं। हम रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स में पढ़ेंगे कि क्या होता है कंबशन रिएक्शन। तो आपने इसका कंबशन करवाया, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन गैस, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पर ये है मैग्नीशियम, तो यदि यहाँ पर पूरा मैग्नीशियम ही आपने रिबन लिया, मेटल ही लिया है आपने, आयन नहीं लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा है और यहाँ पर सिर्फ Mg को लिखा है। ऑक्सीजन गैस के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर O2 लिखा है, O2 माइनस नहीं लिखा है। O2 माइनस एक आयन है और O2 एक गैस है जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। एटम और आयन में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये O2 गैस इसके साथ रिएक्ट करी, तो इसने क्या फॉर्म कर, अच्छा देखिए, ये दोनों जब रिएक्ट होते हैं ना, तो रिएक्ट होने पर ये बॉन्डिंग कैसे करते हैं, ये अपना आयन फॉर्म करता है, ये अपना आयन फॉर्म करेगी Mg2+, और ये अपने आयनिक फॉर्म में आएगा, O2- के फॉर्म में आएगा, फिर ये दोनों रिएक्ट करेंगे। तो इसको इसके फुड में, इसको इसके फुड में लिखते हैं, लेकिन ये दोनों सेम है तो हम नहीं लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MgO। इस फर्स्ट चैप्टर में ना आप यदि इतना भी सीख गए कि केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ते हैं, तो भी आपके लिए ये सफिशिएंट है, ठीक है। ये दूसरी एक्टिविटी है, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि इस एक्टिविटी से इसका कंक्लूजन क्या है, इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है। इस एक्टिविटी का कंक्लूजन ये है
कि पहली एक्टिविटी में तो हमने देखा कि स्टेट चेंज हो सकती है, इसके साथ ही इसका क्या भी चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है। यहाँ पर भी आपने क्या देखा कि स्टेट सॉलिड, ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, लेकिन यहाँ पर भी ये पहले हार्ड सॉलिड था, फिर किसमें कन्वर्ट हुआ, ऐश में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद ये मैग्नीशियम का कलर अलग होगा, उसके बाद ये जो ऐश बनती है उसका कलर क्या होता है, ग्रे कलर का होता है। तो कलर और स्टेट इसमें भी क्या हो रहे हैं, चेंज। इसके बाद ग्रुप एक्टिविटी नंबर हम थर्ड देखते हैं। थर्ड में आपको क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उस टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम नाइट्रेट लेना है। चलिए आप सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखिए, सोडियम नाइट्रेट। अच्छा चलिए आप लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट का, लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला लिखिए, ये तो मैंने ही लिख दिया। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 3, इसमें हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट लाइन को बोलते हैं, आप सभी ने देखा। इस पर जैसे ही आप डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, आप इसकी जगह सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। जैसे ही आप इसमें क्या डालेंगे, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, आपको पता होना चाहिए डाइल्यूट का मतलब ये होता है कि उसमें जो सॉल्यूशन है, जैसे कि वाटर है और इसमें आपने H2SO4 को डिसॉल्व किया है, तो H2SO4 के बहुत कम पार्टिकल इसमें प्रेजेंट है और ज्यादा अमाउंट में इसमें सॉल्वेंट प्रेजेंट है। सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, आप हमेशा याद रखिएगा, सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो यदि सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा हुए तो वैसे भी लार्ज क्वांटिटी में ही होता है, और इसमें यदि सॉल्यूट के बहुत ही कम पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं तो वो सॉल्यूशन जो होता है उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। और यदि इसके सॉल्यूट के पार्टिकल ही यदि ज्यादा प्रेजेंट हो जाए, सॉल्वेंट बहुत कम हो जाए, मीन्स यदि सॉल्वेंट सॉल्यूट हो जाए और सॉल्यूट सॉल्वेंट हो जाए, ये तो लेस अमाउंट में होता है ना, आपने पढ़ा होगा नहीं, तब हम इसको क्या बोलते हैं, तब बोलते हैं कि वो सॉल्यूशन क्या होगा, कंसंट्रेटेड। मींस कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होगा उसमें इसकी क्वांटिटी लार्ज होगी और इसकी लेस होगी, और डाइल्यूट में इसकी लार्ज होगी और इसकी लेस होगी। तो हमने डाइल्यूट H2SO4, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नेम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 डाइल्यूट। अच्छा इसको आप क्या पढ़ेंगे, कैल्शियम। देखिए ये कैल्शियम है, ये कार्बोनेट है, ये सोडियम है, ये कार्बोनेट है, इसको Na2CO3 होगा इसका फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर यदि मैंने आपको वर्ड फॉर्म में लिख के दिया होता कि कैल्शियम है और कार्बोनेट है, ये एक कंपाउंड है, इसका आप फॉर्मूला लिखिए, अभी मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। आप बताइए आप क्या लिखेंगे, ये कैल्शियम के लिए तो आप Ca2+ लिख देंगे, ये कंपाउंड है ना तो आयन से मिलकर बने होंगे, कंपाउंड हमेशा आयन से मिलकर बनता है। तो कैल्शियम Ca2+ हो गया, कार्बोनेट CO3 2- हो गया। आपको कोई भी कंपाउंड लिखा हुआ हो, आप उसके बेस पर उसके 2 आयन लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए सेम चार्ज है तो इधर कट जाएंगे, फुट में नहीं आएंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaCO3। अब यहाँ पर देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का मतलब तो होता है CO3 2- आयन और सोडियम का होता है Na+ आयन। तो ये तो वन को तो इसके फुट में लिखते नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, तो हमने Na लिख दिया। इसके फुट में इसका चार्ज आएगा, तो ये 2 है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 2, और CO3 है तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, लेकिन 1 को नहीं लिखते मैंने बताया, तो क्या होगा Na2CO3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक्टिविटी जो हम पढ़ रहे थे कि यहाँ पर आपने कैल्शियम कार्बोनेट लाइन रखा, उसमें डाइल्यूट H2SO4 को आप डाल रहे हैं, तो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद, जैसे इनो को देखा है ना आपने कि इनो में आप वाटर लिया, उसमें इनो डाला, या इनो है उसमें आपने वाटर डाला, तो कितनी एफोरेसेंस के साथ गैस बाहर आती है। वो इनो जो होता है ना एक्चुअली वो भी एक कार्बोनेट का एक कंपाउंड होता है, वो NaHCO3 होता है, ठीक है, उसमें भी कार्बोनेट होती है। तो जहां भी ये कार्बोनेट वाले कंपाउंड होते हैं ना, वहां पर CO2 गैस इवॉल्व होती है, वो जो बाहर निकलता है ना इनो में से, वो क्या होता है, CO2 ही होती है, CO2 गैस बाहर इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर ये इसकी रिएक्शन क्या हुई
हुई कि आपने इस पर जैसे ही H2SO4 डाला तो ऐसे एफोरेसेंस के साथ गैस बाहर आने लगी, जैसे बिल्कुल इनो में आती है। क्या रिएक्शन हुई होगी? ये रिएक्शन हुई है कि कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ H2SO4, तो यहाँ पर कुछ गैस इवॉल्व हो रही है जो कि क्या होगी? CO2। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है कि ये जो कैल्शियम Ca2+ है और यहाँ CO3 2- है, और यहाँ क्या है H+ बनता है और SO4 2- बनता है। कंपाउंड ही देखकर आपको समझ में आ रहा है कि इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखी हुई है और इसकी वैलेंसी इसके नीचे लिखी हुई है। देखिए लिखूंगी तो बराबर ही H2SO4 बनेगा। अब यहाँ पर इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? CaSO4। इसके पहले वाले मैंने एक्टिविटी में बताया, समझ गए ना कि Ca2+ है, ये इसके माइनस के साथ ही रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम सल्फेट बना लेगा। और क्या होगा यहाँ पर कि ये जो CO3 है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये जो CO3 है ये किसके फॉर्म में बाहर निकल जाती है? CO2 के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। और ये जो H+ है, ये H+ और यहाँ से जो एक ऑक्सीजन बचा है वो मिलकर किसको बना लेते हैं? वो मिलकर वाटर को बना लेते हैं। तो ये इसमें रिएक्शन परफॉर्म होती है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट। इसके बाद हम देखते हैं, अच्छा इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन ये है कि आपने देखा कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है तो उस रिएक्शन में क्या भी इवॉल्व हो सकती है? गैस भी इवॉल्व हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप एक्टिविटी नंबर 4 है। इसमें आपको क्या करना है कि एक कोनिकल फ्लास्क लेना है। उस कोनिकल फ्लास्क में आपको जिंक के ग्रैन्युल्स लेने हैं। देखिए ये आपने एक कोनिकल फ्लास्क लिया, इसमें जिंक के ग्रैन्युल्स डाले, यहाँ पर जिंक के ग्रैन्युल्स डाले, Zn मतलब जिंक मेटल रखी, थोड़ी सी आपने जिंक मेटल रखी। ये रिएक्शन ना 6, 7 सब में होती है, आपको पता है। जिंक के ऊपर आपने यदि यहां पर डाइल्यूट H2SO4 या कोई भी एसिड डाल दे, आपने डाइल्यूट H2SO4, इसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। ये डाला आपने तो क्या होता है बताइए? आपने तो ये पढ़ा हुआ है। यहां से एक गैस इवॉल्व होती है और वो गैस है उसके पास, आपको ध्यान आ रहा होगा, उसके पास मैच स्टिक ले जाते हैं तो वो पॉप साउंड के साथ जलती है, ध्यान होगा। तो ये जिंक था। रिएक्शन क्या परफॉर्म हुई पहले बताती हूँ। Zn था, जिंक लिया आपने, इस पर आपने क्या डाला? H2SO4 डाला। मैंने यहाँ पर क्यों लिखा जिंक? क्योंकि मैंने मेटल लिया इसलिए मैंने यहाँ पर Zn लिखा। तो ये हो गया आपका जिंक। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आयन फॉर्म में करेगा तो ये तो Zn2+ बनाएगा। जिंक का आयन क्या होता है? Zn2+। ये रिएक्ट किया इसके साथ तो ये तो दो आयन फॉर्म करेगा, एक H+ और एक SO4 2- आयन। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ क्या हो जाएगा? रिएक्ट, और यहाँ पर ये क्या बना लेगा? ZnSO4। देखिए इसको और इसको यदि रिएक्ट होना है, दोनों सेम चार्ज है तो कट जाएंगे, मैंने पहले भी एग्जाम्पल बताया हुआ है। अब यहाँ पर क्या बच गया? H+, तो H+ और H+ मिलकर किसको बनाते हैं? H2 गैस को बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकली, ठीक है, और आप मैच स्टिक उसके पास ले जाएंगे तो पॉप साउंड के साथ क्या होती है? जलती है। ये इक्वेशन आपको 2-3 बार आगे और जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें 2-3 बार आपको ये इक्वेशन देखने को मिलेगी, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये मेटल की प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करती है इसीलिए। इसके बाद नेक्स्ट हमें पढ़ना है, अभी तो तक तो हमने देखा कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शन अभी तक हमने देखा कैसे होती हैं। केमिकल रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने एक्टिविटी के थ्रू देखी है, जैसे स्टेट चेंज हो सकती है, कलर चेंज हो सकता है, उसमें से गैस इवॉल्व होती है। एवोल्यूशन ऑफ हीट भी हम आगे देखेंगे। एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ये क्या होता है? बहुत सारी रिएक्शन आपने देखा होगा, कभी कभी क्या होता है कि दो सब्सटेंस को आप मिक्स करते हैं तो वो पहले तो उनका टेम्परेचर सेम होता है, लेकिन जैसे आप उनको मिक्स करते हैं तो उसके बाद आपको टेस्ट ट्यूब ऐसे लगने लगती है कि बहुत ठंडी है। या आपने देखा होगा कि लाइम के ऊपर कभी वाटर डालो तो लाइम भी कोल्ड ही होता है, वाटर भी कोल्ड ही होता है, लेकिन जैसे आप लाइम की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हीट इवॉल्व होती है। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें कि हीट क्या होती है? इवॉल्व। और बहुत सारी केमिकल रिएक्शन
ऐसी होती है जिनमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब। तो जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी उसको छूने पर आपको ठंडा लगेगा, और जिसमें हीट एवॉल्व होगी, मतलब जैसे लाइन में उसमें वाटर डाला तो हीट एवॉल्व होती है, तो आपको क्या लगेगा, हॉटनेस फील होगी आपको। ठीक है, ये आज के लेक्चर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और केमिकल इक्वेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मैं आपको एक इमेज देती हूँ जिसमें केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन एंड केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।